Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss सिक्योरिटाइजेशन, एसेट सिक्योरिटाइजेशन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिस्क रिटर्न एनालिसिस की स्टडी की थी कि रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, क्या रिलेशनशिप होता है इनके बीच में और उनके टाइप्स क्या होते हैं। इस लेक्चर वीडियो से काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएंगे। सो सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली जब आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मिलती है किसी चीज की, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस के थ्रू समझेंगे, दैट इज एसेट सिक्योरिटाइजेशन। देखो ये वर्ड जो है एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इसका मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस? प्रोसेस किस चीज की प्रोसेस? प्रोसेस होती है कन्वर्ट करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, ट्रांसलेट करने की। अब ये कन्वर्ट क्या हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है इन लिक्विड एसेट। इन लिक्विड एसेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू लिक्विड एसेट। इलिक्विड एसेट का मतलब जैसे कि घर है, हाउस है या कोई एसेट है, ठीक है, हाउस है या एसेट है, ठीक है, या मशीनरी है, ये कन्वर्ट हो रहा है या आप बोल सकते हो लोन है। बेसिकली ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू कैश, ठीक है। सो बेसिकली एसेट को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना आपका एसेट सिक्योरिटाइजेशन कहलाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे एसेट्स को बदल दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सिक्योरिटीज। अब ये समझेंगे कैसे। देखो एसेट सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, तो मैं इसको पहले क्लियर करती हूँ कि ये प्रोसेस होती क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन पे प्रोसीड करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। चलो सबसे पहले मैं मान लो मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बोरोवर, ये मैं बोल सकती हूँ या हूं मैं कंपनी, ठीक है। मुझे किसकी जरूरत है? लोन की। लोन के लिए मैं कहाँ जा सकती हूँ? आप बताओ मुझे, लोन के लिए क्या मैं बैंक जा सकती हूँ? बिल्कुल मैम, आप बैंक चले जाओ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। चलो अब मैं चली गई बैंक चली गई, बैंक से मैंने बोला मुझे 10 लाख का लोन दे दो। बैंक मुझे 10 लाख का लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा अगर मेरे पास उससे लमसम एक कोलेट्रल हो जाएगी तो, ठीक है। मैंने बैंक को कोलेट्रल के रूप में कुछ गिरवी रख दिया, मान लो हाउस, ठीक है। हाउस की प्रॉपर्टी पहुंचा दी बैंक के पास और बैंक से बोला ये रखो बैंक, आप पेपर्स, आप मुझे लोन दे दो 10 लाख रुपए का। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बैंक, यहां तक मेरा काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे जो बैंक है ये ओरिजिनेटर का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। बैंक रोल प्ले कर रहा है एक ओरिजिनेटर का, क्योंकि यहां से ट्रांजैक्शन शुरू हुई है। अब बैंक के पास ये हो गई एसेट, बैंक का तो ये एसेट है ना जो लोन दे रहा है बैंक, ठीक है। तो ये हो गया बैंक का एसेट ना। बैंक को भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, है ना। अब मान लो मैं एज अ बोरोवर गई थी लोन के लिए बैंक के पास। मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों को भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, लोन मांगेंगे वो बैंक से पास, ठीक है। अब बैंक को जो भी पेमेंट मिलेगी, वो 10 लाख का लोन है तो मान लो लोन की ड्यूरेशन थी मेरी 10 ईयर्स। 10 लाख का लोन मैं 10 साल में पूरा कर देती, लेकिन बैंक को अभी पैसों की जरूरत पड़ गई तो बैंक क्या करेगा उस केस में? बैंक जाएगा एसपीवी के पास। एसपीवी क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करता है? ये करता है लोन ले लेता है अपने पास और उसके बदले में पैसा दे देता है। अच्छा, बैंक मुझसे लोन ले रहा था तो मुझसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था,
तो ये डिपेंड करता है कितना रिस्की एसेट है। देखो सिंपल सी चीज है, जब ज्यादा रिस्की एसेट होता है जैसे कि कोलेट्रल, कोलेट्रल के बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये रिस्क ज्यादा है कि कम है। मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया और कोलेट्रल दी 8 लाख की, तो कितना डिफरेंस आ गया, 2 लाख का। अगर मैं नहीं दे पाती इन केस लोन की अमाउंट, तो वो घर चला जाएगा मेरे हाथ से, लेकिन फिर भी बैंक को कितने का लॉस हो जाएगा, 2 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो यही क्या होता है, अगर मैं मान लो 10 लाख का लोन लेती और कार बैंक को कोलेट्रल के रूप में रख देती, तो कार कितने की हो रही, मान लो 5 लाख रुपए की। 10 लाख का लोन लिया, अगर मैं लोन नहीं पे कर पाती, इन दैट केस बैंक कार ले लेगा, कार की भरपाई कितने में हो गई, 5 लाख। डिफरेंस कितना हो गया, अब हो गया 5 लाख का डिफरेंस। ठीक है, तो ये कोलेट्रल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिस्की जो है वो लोन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है बैंक एसपीवी के पास गया और एसपीवी क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा और उसके बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, ये भी 10%। अब बैंक के पास क्या हो गया, बैंक के पास ये पहुंच गया, बैंक को इसने क्या दे दिए, लिक्विड, मतलब लिक्विड एसेट्स दे दिए, लिक्विड मतलब कैश दे दिया। ठीक है, और इससे क्या ले लिया, इसने लोन के पेपर्स ले लिए, लोन ले लिया। अब इस केस में अब एसपीवी क्या है, एसपीवी को किस बेसिस पे ये इंटरेस्ट देता है या क्या देता है, तो उसकी बात करेंगे कि एसपीवी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि एसपीवी की रेटिंग क्या है। अब एसपीवी किसके पास जाएगी, एसपीवी जाएगी इन्वेस्टर्स के पास। अलग अलग इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं जो कि मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर वो अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के पास ये गई, इन्होंने बोला कि मुझे कैश की जरूरत है, आप ये लोन ले लो, लेकिन किस फॉर्म में, सिक्योरिटीज की फॉर्मेट में ले लो ये लोन, और 10 साल बाद या जितने साल बाद पेमेंट होगी आपको इसके प्रिंसिपल के साथ कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर भी खुश, एसपीवी का भी काम बन गया। अब इन्वेस्टर्स एसपीवी को जो है पैसा क्यों देंगे, इससे सिक्योरिटीज क्यों खरीदेंगे, क्योंकि ये जो है ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो क्या कर रही है, एक अथॉरिटी दे रही है, एसपीवी को रेटिंग दे रही है, जिस बेसिस पे इन्वेस्टर्स इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ये काफी सारी पार्टीज हो गई, बोरोवर हो गया, ओरिजिनेटर हो गया, जो बैंक हो गया, उसके बाद एसपीवी हो गई, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और फिर क्या हो गए, इन्वेस्टर्स भी हो गए जिन्होंने सिक्योरिटीज ली। तो जैसे कि अगर ये पूरा होल सिनेरियो समझो तो इसमें कहा गया है कि जो मेरे पास जो लोन इसके पास था जो कि इनलिक्विड एसेट था, ठीक है, इनलिक्विड एसेट था, एसेट की फॉर्मेट में था, इन्होंने इसको लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसी को एसेट सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं कि जब इनलिक्विड एसेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है लिक्विड एसेट्स में। होपफुली ये सारा प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा कि बोरोवर को पैसों की जरूरत थी, बोरोवर्स को पैसे मिल गए, लोन यहाँ पे बैंक को किसकी जरूरत थी, बैंक को अदर अमाउंट की जरूरत थी और कुछ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट मिल गया। ऐसे ही एसपीवी को भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और इन्वेस्टर्स को काफी टाइम बाद उसके बाद पैसा मिल जाएगा विद द स्पेसिफिक इंटरेस्ट। तो ये पूरी जो होल प्रोसेस होती है ये कहलाती है आपकी अमाउंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन पे प्रोसीड करेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि जो सिक्योरिटाइजेशन होता है ये एक पुल होता है, पुल असेट्स को पुल करते हैं। इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए कि डेफिनेशन क्या बोल रही है इसकी, और ये क्लियर हो जाए सारे के सारे एस्पेक्ट्स जिसकी बात करी थी हमने। ठीक है, नाउ अगर सिक्योरिटाइजेशन पुल है, पुल ऑफ एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स है ना हमारे पास,
pool of assets and repackages them into interest bearing securities। और उन सारे एसेट्स को जो कि लोन की फॉर्मेट में था उसको हमने सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दिया, इसको ही हम एसेट सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। An issuer design a marketable financial instrument by merging financial assets। अलग अलग assets को financial assets को जोड़ा था। Commonly mortgage loans हो गए और consumer और commercial debt। Investors that purchase these securities receive the principal and interest। असेट्स के बदले में उनको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस पूरे जिस्ट से आप क्या निकाल सकते हो कि यहाँ पे जो इनलिक्विड एसेट्स थे, इनलिक्विड एसेट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू लिक्विड एसेट। ये एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए इनलिक्विड एसेट्स एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसमें एसेट्स हो जाता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू द सिक्योरिटीज। ठीक है, और इन लोगों को क्या मिल जाता है इसके बदले, एसेट के बदले में क्या मिल जाता है, प्रिंसिपल प्लस में आप बोल सकते हो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। ओके, दोनों ही तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटाइजेशन पुलर ग्रुप डेट इनटू पोर्टफोलियोज, कन्वर्ट कर दे रहा है पोर्टफोलियोज में, सिक्योरिटीज में। नेक्स्ट इज इशूअर क्रिएट मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो इशूअर है वो मार्केटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय मर्जिंग वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स, अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स को मिलाकर ट्रेंचेस में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे भी हो गया डिफरेंट सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। ट्रेंचेस का मतलब है डिफरेंट सेक्शंस में कन्वर्ट कर दे रहा है। ओके, नाउ सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिल गया। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके बदले में उनको प्रिंसिपल भी मिल गया, वो भी मिल गया इंटरेस्ट। लास्ट में हमने उसके बारे में डिस्कस किया था ना, क्या था, जो इन्वेस्टर था, लास्ट पार्टी तो वही है ना इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर को क्या मिल गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल गया। Mortgage backed securities are backed by home loans issued to consumer। कंज्यूमर को होम लोन्स वगैरह इशू किए जाते हैं। Asset based securities are backed by auto loans। मतलब जो मार्केट जो ये वाली सिक्योरिटीज है, जो मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज है, ये किसके बेसिस पे, होम लोन्स वगैरह के बेसिस पे की जाती है। और एसेट बेस्ड जो सिक्योरिटीज है ये किसके बेसिस पे की जाती है, ऑटो लोन्स, मोबाइल होम लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स और स्टूडेंट लोन। तो दो कैटेगरी बना दी इन्होंने, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज और दूसरी बना दी एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे प्रोसीड करते हैं, क्या प्रोसेस होती है और कितनी पार्टीज होती हैं। तो सबसे पहले एक हो गया ओरिजिनेटर। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप था ना इस प्रोसेस के अंदर, इस स्टेप के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द बैंक, देख लो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किसके बारे में बोल रखा है, बैंक के बारे में। इज इंटाइटल्ड एज द ओरिजिनेटर, बैंक को ओरिजिनेटर का नाम दिया था ना हमने। द ओरिजिनेटर्स टास्क, ओरिजिनेटर का काम क्या है, इज टू सेपरेट द रिसीवेबल्स लोन लीज, लोन को लीज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, होमोजीनियस ग्रुप्स बना देना। ये लिख लो, होमोजीनियस, होमोजीनियस ग्रुप्स बना देना। that are comparatively similar, जो कि एक जैसे हैं, जैसे कि होमोजीनियस। द टाइप ऑफ मैच्योरिटी, क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट रिस्क, मतलब कितना उनका साइज है, किस टाइप के वो हैं, उनमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उनके बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स बना देना। ये किसका काम है, बैंक का काम, जो कि कौन हो गया, ओरिजिनेटर। सबसे पहला स्टेप। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेप 2, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसके बारे में हमने पढ़ा, क्या है ये, द ग्रुप ऑफ असेट्स इज मूव्ड, जो ग्रुप असेट्स का है वो मूव कर दिया जाता है। जब मैंने बैंक की बात की थी, ये बोरोवर था, मतलब ये मैं थी या मैं एज अ कंपनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद बैंक ने कहाँ पे प्रोसीड किया, एसपीवी में। नाउ एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गया, जनरली कॉम्प्रिहेंडेड एज अ ट्रस्ट।
ये ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा है। इट कैन बी लॉन्च्ड जॉइंटली बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओरिजिनेटर्स एटसेट्रा हु आर कंसर्न्ड विद सिक्योरिटाइजेशन। ये किन किन के साथ जुड़ा होगा? बैंक के साथ, बैंक या तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, या तो फिर इनको क्या बोलते हैं? ओरिजिनेटर के साथ ये जुड़ा हुआ होता है नेटर। नेक्स्ट इज इट कैन ऑल्सो फ्लोटेड एज सब्सिडरी ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। ये लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी की तरह काम करता है, जैसे कि ये मेन ब्रांच हो गई और ये इसकी क्या हो गई? सब्सिडरी हो गई। मतलब है तो ये बैंक का ही पार्ट ना, तभी तो बैंक ही इसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको उसको क्रेडिट दे रही है कि इसके बेसिस पे इसको जो ज्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसको ज्यादा क्रेडिट्स वगैरह प्रोवाइड करेगी उसके बेसिस पे उसका क्या होगा? इन्वेस्टर्स उससे ज्यादा पैसा लेंगे। नेक्स्ट इज डिवाइडिंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को डिवाइड करना नेक्स्ट काम। द एसपीवी डिवाइड, अब असेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। जनरेट असेट बेस्ड सिक्योरिटी लाइक पे थ्रू सर्टिफिकेट्स और पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। दीज सिक्योरिटीज आर इशूड एज सर्टिफिकेट्स। ये जो सिक्योरिटीज है ये जो है ये इन्वेस्टर्स को क्या देती है? सिक्योरिटीज पैक्ड पे थ्रू सिक्योरिटीज, पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने, देख सकते हो आप लोग क्या बोल रखा है कि ये पास थ्रू सर्टिफिकेट्स देती है। ये मैंने पे लिख दिया इस स्लाइड में, पे थ्रू नहीं पास थ्रू सर्टिफिकेट्स वगैरह देती है। और these सिक्योरिटीज आर इशूड एज सर्टिफिकेट ऑफ बेनिफिशियरी ऑनरशिप। ये क्या ऑनरशिप देते हैं? उनको ऑनरशिप देते हैं डेट एटसेट्रा विद रिकोर्स और विदाउट वन एज पर द मैच्योरिटी डेट। कभी कभी हमने इररिडीमेबल पढ़ा था ना, इस तरीके से विद कोर्स विदाउट कोर्स जिस भी सिचुएशन के हिसाब से आपका असेट होता है उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिल जाती है। नेक्स्ट इज स्टेप 4 इज डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स फॉर सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज के बदले में पेमेंट हो जाएगी। नाउ दिस इज द फोर्थ स्टेप। सर्विसर एक्यूमुलेट द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लीजेस, लोन एंड रिसीवेबल इन द ग्रुप ऑफ असेट्स। असेट्स के बदले में वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देंगे। द पेमेंट आर देन सेंट टू द इन्वेस्टर्स। लास्ट में इन्वेस्टर्स के पास पेमेंट पहुंच रही थी ना, ये देखो जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने क्या किया था? पहले कैश दिया था, लेकिन फिर जब ये बोरोअर अब पेमेंट करेगा 10 साल बाद तो ये पेमेंट किसके पास आ जाएगी? इन्वेस्टर के पास। किस फॉर्मेट में? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है, फिर इन्होंने बोल रखा है द सर्विसर कैन ऑल्सो बी द ओरिजिनेटर। सर्विसर ओरिजिनेटर भी हो सकता है। ये जो सर्विसर है वो ओरिजिनेटर भी हो सकता है, स्टार्टिंग जिससे की हो वो आपको पेमेंट कर रहा हो तो के केस में। स्टेप 5 इज क्रेडिट रेटिंग। इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस सर्टिफिकेट एजेंसी पास थ्रू सर्टिफिकेट्स इशू करती है with the credit rating. It improves the credit worthiness of the certificate. Certificate की values को बढ़ा दिया जाता है। Likely timely interest payments and principal by SPV. SPV उसको principal और interest वगैरह provide करती है। Making the appealing to the public. Public को ये दिखाने के लिए कि यहाँ ये इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए कि हाँ ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इनको क्रेडिट देती है, इनकी क्रेडिट वर्थिनेस को इंक्रीज करती है, ताकि एसपीवी से वो जो भी सर्टिफिकेट्स है वो परचेज कर सके और उनके बदले में उनको कैश दे सके। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ट्रेंचेस की, जिसके बारे में मैंने बात करी थी। डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। द न्यू सिक्योरिटाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग जो हमारी सिक्योरिटीज थी वो अलग अलग जो भी सिक्योरिटीज थी या पास थ्रू सर्टिफिकेट थे इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देना ट्रेंचेस कहलाता है। ठीक है, द ट्रेंचेस कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एसेट भी हो सकते हैं, ग्रुप्ड बाय फैक्टर्स सच एज लोन टाइप। मैंने बोला ना
बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है, जैसे कि लोन का टाइप क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, और जो बाकी बची हुई प्रिंसिपल। ईच ट्रेंच मीन्स ईच सेक्शन, जो ईच सेक्शन होता है कैरी डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्क, हर एक का डिफरेंट डिग्री। मतलब मैंने मान लो यहाँ पे सब कैटेगरीज बना दी, ठीक है। अब ये बनाई है जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये रिस्की है इन टर्म्स ऑफ साइज, ये लेस रिस्की है, ठीक है, ये इस तरीके से है, इसमें मॉडरेट रिस्क और रिटर्न है। तो यही बोल रखा है कि अलग अलग डिग्रीज के बेसिस पे उसको डिवाइड किया जाता है, और डिग्रीज ऑफ रिस्क एंड ऑफर्स डिफरेंट यील्ड्स, डिफरेंट रिस्क बियर करते हैं और डिफरेंट ही उनका क्या होता है, रिटर्न होता है ना। फायदे क्या क्या है, ये इनलिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करती है, तो ये तो सिंपल है। फिर उसके अंदर फ्रीज अप कैपिटल फॉर द ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर कैपिटल से फ्री हो जाता है, फ्रीली इसे मूव करता है। प्रोवाइड्स इनकम फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स के बदले कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहती है। स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें पैसा नहीं लगाओ, थोड़ी अमाउंट में भी लगाओगे तो भी आपको पास थ्रू सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, इन्वेस्टर्स अज्यूम क्रेडिट रोल, क्रेडिटर रोल, इन्वेस्टर्स ये मानता है, क्रेडिट का रोल मानता है, इन्वेस्टर एक तरीके से क्रेडिटर हो गया और उसको पेमेंट मिलेगी बाद के सिनेरियो में, अभी उसको पेमेंट करनी है, उसके बाद लोन की अमाउंट उसको मिलेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन अंडरलाइंग लोन, ऐसा भी हो सकता है ना कि लोन की पेमेंट पूरी ना मिले, लोन डिफॉल्ट हो जाए, तो उस केस में जो इन्वेस्टर्स है वो एक रिस्क में रहता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग असेट, असेट कहाँ गए, उस लोन का क्या हुआ उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज बीच में रोल प्ले कर रही हैं, तो वो एक्चुअल में असेट का इतना मतलब समझ नहीं आता कि वो असेट है वो किस तरीके से मूव कर रहा है। नाउ अर्ली रीपेमेंट डैमेजेस इन्वेस्टर्स रिटर्न, मान लो 10 इयर्स का इंटरेस्ट, 10 इयर्स का लोन था, अगर टाइमली पेमेंट 8 इयर्स में हो जाती है तो कितना गैप आ गया, 2 इयर्स का, 2 इयर्स का गैप आ गया, तो क्या यहाँ पे प्रिंसिपल और कुछ इंटरेस्ट और जुड़ता, अगर वो 2 साल बाद पेमेंट करता, लेकिन अगर 2 साल पहले पेमेंट कर दी है तो उस केस में इन्वेस्टर्स का रिटर्न इम्पैक्टफुल हो जाता है। नेक्स्ट इज, हम लोग इसकी कैटेगरीज की बात करते हैं, टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स के अंदर जो पहला टाइप है दैट इज असेट बैक्ड सिक्योरिटीज, और उसी के दो कैटेगरी है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। तो असेट बैक्ड सिक्योरिटीज एबीएस है और इनकी कैटेगरी है रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज और कमर्शियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। ठीक है, असेट बैक्ड सिक्योरिटीज कौन सी होती है, ठीक है, प्राइमरी कैटेगरी में आती है, इसके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज दोनों आती है। असेट बेस्ड सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं, फाइनेंशियल असेट्स एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आर बैक्ड बाय सम कोलेटरल, जिनके बदले में कोलेटरल रखी जाती है। दीज सिक्योरिटीज आर जनरेटेड बाय पुलिंग टुगेदर सिमिलर असेट बैक्ड लोन्स, एक जैसे असेट लोन को, असेट बैक्ड लोन्स को एक कंप्राइज वे में किया जाता है, लोन को असेंबल किया जाता है एंड देन रन थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, और फिर पूरी की पूरी सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस को चलाया जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, टू बी सोल्ड ऑन द स्टॉक मार्केट थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल। नेक्स्ट की बात करूं तो रेजिडेंशियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीज क्या होता है, एज मेंशन्ड अबव, पहले बताया गया है, रेजिडेंशियल मॉर्टगेज सिक्योरिटीज वर्ड से ही समझ आ रहा है, जो घर के सामान वगैरह होते हैं उनको कोलेटरल बेसिस पे रखा जाता है। ठीक है, आर अ टाइप ऑफ असेट बैक्ड सिक्योरिटीज दैट डराइव फ्रॉम लोन विद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जैसे कि घर है ना, रेजिडेंशियल एस्टेट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को कोलेटरल रख के किया जाता है, या तो फिर ज्वेलरीज हो गई या कोई पर्सनल वैल्यूएबल हो गया, जब उनको कोलेटरल रख के जब हम कैलकुलेशन करते हैं, पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, तो ये कहलाता है आपका रेजिडेंशियल मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। और कमर्शियल क्या है, जब कमर्शियल
फैक्टर्स को रखा जाता है एज अ collateral. Another significant type of asset backed securities is commercial mortgage backed securities are derived from loans secured by commercial assets. Borrower puts some of their business, या तो वो बिजनेस को collateral रूप में रखेगा या कमर्शियल प्रॉपर्टी को, ताकि उसको लोन मिल सके. टिपिकली कमर्शियल मॉर्टगेज आर बिजनेस असेट्स. क्या क्या हो सकते हैं? बिजनेस के असेट्स हो सकते हैं, सच एज मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट हो सकती है और फैक्ट्री हो सकती है. सो आप लोगों ने इस लेक्चर वीडियो में असेट सिक्योरिटाइजेशन की सारी प्रोसेस को डिस्कस कर लिया और इसके टाइप्स के साथ साथ इसकी प्रोसेस को भी स्टडी कर लिया. नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से रिलेटेड या इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप लोगों को उसका रिवर्ट मिल जाएगा. सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.